हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सपर्टीज़ पे। तो फ्रेंड्स, देखिए ये सीरीज़ जो होने जा रही है ये होने जा रही है रिगार्डिंग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, वेदर इट बी प्री और द मेंस और इन जनरल भी। जैसे अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो यू मस्ट नो द बेसिक्स रिगार्डिंग द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ओके, और देखिए दोस्तों, मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाऊँगा तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनफ वीडियोज़ एंड इनफ सोर्सेज आर देयर। सो कोई मोटिवेशन भी नहीं था पढ़ाने का और कोई रीज़न भी नहीं था कि सोर्सेज तो बहुत हैं, लोग पढ़ लेंगे। बट वॉट मेड मी चेंज माई माइंड इज़ दैट रिसेंटली आई वेंट टू ओल्ड राजेंद्र नगर। वो करोल बागा और राजेंद्र नगर गया मैं, अभी लास्ट संडे की ही बात है। देयर आई केम अक्रॉस अ बुक, बहुत हाइप थी उसकी, बहुत सुना था मैंने। PMFIS की बुक आई है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की। ठीक है, कह सकते हैं इट इज़ एन अपग्रेड टू द शंकर्स इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, शंकर IAS की बुक आती है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, दैट्स वेल ट्राइड एंड टेस्टेड। ओके, तो उससे तो एक नॉच मैं कह सकता हूँ अपग्रेड थी, बट स्टिल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दिया हुआ है उसमें, है ना। 700 पेजेस के अराउंड बुक है वो खोल के ही बैठा था, मैं भी देख ही रहा था उसे। एंड बहुत बहुत दिया हुआ है उसमें। और एंड ऑफ द डे ना, कि इतना जिसका बैकग्राउंड नहीं है, मान लीजिए समवन इज़ फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, समवन हैज़ डन लॉ, समवन हैज़ डन कोर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल से है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का कुछ भी पता नहीं है, 10th के बाद में बायोलॉजी नहीं पढ़ी है उसने, लाइफ साइंसेस कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए वो अगर जब तक कोई आपको समझाएगा नहीं ना, तो आप नहीं कर सकते उससे। तो दैट मेड मी थिंक, मेरा एक्सपर्टाइज है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से एमटेक किया हुआ है मैंने। ठीक है ना, फ्रॉम वन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, कहाँ से क्या से वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मेरी कोशिश ये है, यहाँ क्या मैटर करता है, व्हाट मैटर्स एज ऑफ नाउ, कि बेसिक्स मैं आपको समझा दूंगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के। ठीक है ना, और अगर हो पाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रोमिसेस, अगर हो पाएगा तो यहाँ पे करंट अफेयर्स विजन के भी आई ट्राई टू कवर। ओके, सो ठीक है, ये हो गई बातचीत। अभी देखिए, अभी बेसिक्स से शुरू करते हैं। ठीक है, एक बहुत छोटा सा लेक्चर होगा रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है ना, बेसिक पता होने चाहिए आपको। कैसे पता होने चाहिए? देखिए एनवायरनमेंट की अब आप खोल के देखोगे तो बहुत लंबी डेफिनेशन मिलेगी आपको। ठीक है ना, कहीं पे भी एक एक पेज की लिखी है, बड़े बड़े डायग्राम्स, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, बट एंड ऑफ दैट क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं, टू द पॉइंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। ओके, व्हाट इज इन लिटरल सेंस जो मीनिंग है, इट मीन्स सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस सराउंडिंग इम्पैक्ट्स द ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या है? अब इन्वायरमेंट कहते हैं कि यार इन्वायरमेंट मतलब आपके आसपास का एरिया। ठीक है, तो ठीक है, मान लीजिए लेट अस से कि एक श्रब का मतलब छोटे पेड़ पौधों का एक फॉरेस्ट है, दे आर अ पीकॉक इज लिविंग, मतलब एक मोर रह रहा है झाड़ियों के एक जंगल टाइप से बना हुआ है। होते हैं शहर के बाहर झाड़ियों का जंगल होता है, बीच बीच में भी अर्बन पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के। वहाँ पे मान लीजिए कोई पीकॉक जो कि अपना नेशनल बर्ड है, रिसाइड कर रहा है, एक मोर रह रहा है वहाँ पे, तो उसका इन्वायरमेंट क्या हुआ? उसका इन्वायरमेंट वही हुआ जो जंगल है वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये होता है इन्वायरमेंट का लिटरल मीनिंग। ठीक है, जो एक ऑर्गेनिज्म के आसपास का जो एरिया है और वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको इम्पैक्ट कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म को, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इन्वायरमेंट। ओके, अब देखिए दो टर्म आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, बायोटिक एंड एबायोटिक, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो बायोटिक क्या होता है? बायोटिक मतलब बायो मतलब क्या? लाइफ। तो जो जिंदा चीज़ें होती हैं, अब जैसे मोर के आसपास अब जैसे चूहे होंगे, ठीक है ना, और भी सारे, मान लीजिए वहाँ पे काई जमी हो, एल्गी होगी, ठीक है ना, और भी पेड़ पौधे होंगे, वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स वहाँ पे हवा है, ठीक है ना, पानी है, ठीक है, टेम्परेचर है, वहाँ मिट्टी है, और भी मान लीजिए चट्टान है वहाँ पे, ठीक है, और सॉइल कैसी है, दिन है कि रात है, लाइट कैसी है, मान लीजिए आर्टिफिशियल लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, तो ये होता है बायोटिक टर्म्स, मतलब जो जीवित चीज़ें हैं, जो दोज थिंग्स विच आर अलाइव, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है ना, जो जिंदा नहीं है, जैसे लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एल्टीट्यूड, ठीक है ना, क्लाइमेट, वेदर कंडीशन। तो ये दोनों कंपोनेंट इन्फ्लुएंस करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट को। ठीक है, मेरे ख्याल से
बता दिया होगा मैंने, ये देखिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन है यहाँ पे। इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ भी सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, कुछ भी चीज़ है तो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। मेरे ख्याल से काफ़ी इलेबोरेट कर दिया, समझ में आ गया होगा। इकोलॉजी क्या होता है, देखिए ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं यूपीएससी में। अब स्टेट पीसीएस है, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, ठीक है ना, राजस्थान पीएससी वगैरह, वो लोग पूछ सकते हैं एमपीपीएससी, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ग्रीक टर्म है ये, ग्रीक और लैटिन, आई एम नॉट श्योर। ओइकोस, हाउस, इट मीन्स हाउस और अ प्लेस टू लिव। लोगोस मीन्स टू स्टडी, मीनिंग कि जो आपका घर है उसकी स्टडी, ठीक है ना, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ओके। तो वही है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स, ओके, दैट्स व्हाट इज इकोलॉजी। तो फर्स्ट ये टर्म कब यूज़ हुआ, तो 1868 में ये फर्स्ट टर्म ये कॉइन हुआ था, ठीक है ना। अब क्यों मैं बता रहा हूँ कि स्टेट पीसीएस में काम आ जाता, तभी मैंने लिखा होगा अपने नोट्स में ये, ठीक है। पूछ सकता है कि कब यूपी पीसीएस में पूछ सकता है, ठीक है। और यूपीएससी भी अगर आप दे रहे हो तो हो सकता है कि आप यूपी का भी, बिहार का, जहाँ से भी आप हो वो एग्ज़ाम भी आप दोगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए बेसिक्स वाला ही लेक्चर ये छोटा ही होने वाला है। अब इकोसिस्टम क्या होता है उसके लिए पहले ये जान लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज़म है, कई सारे ऑर्गेनिज़म मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। एक कई सारी कम्युनिटीज़ होती हैं एक इकोसिस्टम, जैसे मान लीजिए एक इकोसिस्टम है, एक कोई भी इकोसिस्टम आप ले लीजिए, मान लीजिए जंगल है तो कई सारी कम्युनिटीज़ होंगी ना, कई सारे जानवरों के वहाँ पे ग्रुप पाए जाएंगे। टाइगर का अलग पाया जाएगा, टाइगर ग्रुप में नहीं रहता वैसे तो, बट स्टिल एक कम्युनिटी, टाइगर की कम्युनिटी पाई जाएगी। हिरण अलग पाया जाएगा, ठीक है, नील गाय अलग पाई जाएगी, है ना, जंगली भैंसा अलग पाया जाएगा, गौर बाइसन अलग पाया जाएगा, ठीक है। और कई सारे इकोसिस्टम मिलके बायोम बनाते हैं, ठीक है। बायोम क्या होता है, और बायोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ समझ लेते हैं। तो बायोम वो जगह होती है ना जहाँ पे लाइफ मिलती है आपको अर्थ में, ठीक है। और कई सारे बायोम्स मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। अब देख लेते हैं बायोस्फीयर क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर आप समझते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब एयर, वाटर, है ना, एयर है जहाँ पे तो वहाँ बारिश से पानी भी आ जाएगा। लिथोस्फीयर मतलब मिट्टी, ज़मीन, ठीक है। और बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें जब एक जगह मिलेंगी, बायोम होगा यहाँ पे, सॉरी, तो उसको बायोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर कम इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर वेयर यूनिक स्फीयर वेयर लाइफ इज पॉसिबल, ठीक है। स्फीयर, बायोस्फीयर, स्फीयर मतलब अर्थ, बायोस्फीयर मतलब अर्थ में जहाँ पे लाइफ मिले, ठीक है, सिंपल, इट्स कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। ये आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो वहाँ लिंक डाल दूंगा, इसका अपलोड हो जाएगा वीडियो के नीचे। तो एक वर्टिकल एक्सटेंट भी होता है, ठीक है ना। अब ये वर्टिकल, ये हाइट है, देख लीजिए 8000 मीटर मतलब 8 किलोमीटर। अब 8000 मीटर, जैसे शिमला इज इट एट अ हाइट ऑफ 2200 मीटर, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। अब इससे ऊपर जो हाइट है ना, वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं पाया जाता 8000 मीटर से ऊपर। एक बार लद्दाख वगैरह का आप चेक कर लेना, वहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं, वहाँ तो ऑर्गेनिज्म ही कोई नहीं पाया जाता। वेजिटेशन की लिमिट तो ये फिर 7000 मीटर है, ठीक है। और ह्यूमन पॉपुलेशन 6000 मीटर के ऊपर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ आपको 5000 मीटर के ऊपर ट्री लाइन, ये ट्री लाइन की लिमिट हो जाती है। ये क्यों बता रहा हूँ कि ये पता होना चाहिए और कहीं ना कहीं से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी है, ठीक है। इसके बाद में खेती, इतने 3500 मीटर के ऊपर खेती नहीं होती। काउंटर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग होती रहती है, जैसे आपने शिमला वगैरह या फिर कहीं और हिल स्टेशन पे आप गए हो उत्तराखंड में तो आपने देखा होगा, काउंटर बंडिंग बोलते हैं, काउंटर फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है ना। टेरेस फार्मिंग होती है हिल्स पे, पहाड़ियों पे तो होती रहती है, ठीक है। ये फिर तो नीचे का एरिया आ गया, यहाँ तो सब कुछ होता है। अब ये सी लेवल आ गया, ये ज़ीरो मीटर या फिर ज़ीरो हाइट, यहाँ से सी लेवल से ही आप अपनी हाइट मेजर करते हैं कहीं की भी, ठीक है ना। तो 200 मीटर तक तो यूफोटिक जोन होता है। यूफोटिक जोन बोले तो फोटोज मतलब लाइट, ठीक है। तो यूफोटिक जोन यहाँ तक खूब सनलाइट आती है। तो जैसे जो लेस शैलो जो एरियाज़ हैं, मान लीजिए 200 मीटर की गहराई जिस जगह की कम है,
वहाँ पे तो खूब लाइट पड़ेगी और वहाँ पे खूब एक्वाटिक प्लांट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि सोलर लाइट आ रही है वहाँ पे, सनलाइट आ रही है। अब 4000 मीटर ये एबिसल प्लेन्स होते हैं, एवरेज डेप्थ है ये, ठीक है ना। 200 मीटर के नीचे फिर एफोटिक जोन होता है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं होती फिर बायोडाइवर्सिटी। वही लिखा है, यूफोटिक जोन द मरीन बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी हाई एंड ग्रेजुअली देयर विल बी डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स करके कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जो कि केमिकल बेस पे अपना फूड वगैरह मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं होती लाइट की, वो एफोटिक जोन में भी मिलते हैं, ठीक है। ये अभी आपको नहीं जानना है। अब ये जैसे एक लाइन है कि स्टेटमेंट आ सकता है कि बायोस्फीयर इज ऑलमोस्ट एब्सेंट एट पोल्स। अब माइंड यू इट इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट, है ना, बिल्कुल एब्सेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट दे देता है कि बायोस्फीयर इज एब्सोल्युटली एब्सेंट एट पोल्स। अगर आप स्टेटमेंट आता है यूपीएससी में, तो दैट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। एट हाई माउंटेन पीक्स, डीप ओशन ट्रेंचेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, यूपीएससी के एग्जाम में, उनको काउंटर कर देना है, मतलब उनको क्रॉस कर देना है। जैसे एब्सोल्युटली इस तरह से आते हैं तो 99% वो स्टेटमेंट्स गलत ही होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपने, इकोसिस्टम की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी इंक्लूडिंग पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, ठीक है। पॉपुलेशन आ गई, कम्युनिटी आ गई, कम्युनिटी मिला के पॉपुलेशन होती है। ईच इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, हर कोई अब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है बताता हूँ। इट इज़ कैपेबल ऑफ सेल्फ सस्टेनेंस, सेल्फ मेंटेनेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन एंड इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कई तरह के होते हैं, ठीक है। अब कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी ईच इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। तो एक जंगल इकोसिस्टम ही ले लेते हैं, सबसे कॉमन पता है आपको। अब वहाँ पे पेड़ पौधे उग रहे हैं मान लीजिए, तो पेड़ पौधे उगेंगे तब तो देयर विल बी डियर्स, हिरण होगा वहाँ पे, और हिरण होगा वहाँ पे तो देयर विल बी अ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, तब वहाँ पे शेर चीते हो सकते हैं, ठीक है ना, जो कि दे विल प्रे ऑन द डियर एंड डियर विच विल सब्सिक्वेंटली डिपेंड ऑन ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स विच आर ग्रोइंग देयर, ठीक है। सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर टाइगर्स ख़त्म हो जाएंगे तो हिरण की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए बीच के हिरण ख़त्म हो गए तो टाइगर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बहुत क्रूशियल बैलेंस होता है फ्रेंड्स, है ना, नेचर का, जो मेंटेन किया हुआ है नेचर ने। और सैडली पोल्यूशन करके और एंथ्रोपोजेनिक और ह्यूमन कॉजेज़ की वजह से यही डेलिकेट बैलेंस हमारा बिगड़ गया है। इसीलिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। देखिए नहीं आया है कमेंट नीचे करिएगा, बिल्कुल आंसर करूँगा मैं, बहुत फास्ट टाइपिंग स्पीड है मेरी, वो कमेंट का आंसर वहीं का वहीं कर दूंगा, नहीं तो अगला वीडियो एक अलग से बना के कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब इकोसिस्टम की ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एक और, ठीक है। कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटीरियल्स अमंग दैम, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करने की है कि देयर आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स एज वेल। आर्टिफिशियल कैसे, मैं बताता हूँ। एक एक्वेरियम का तो बहुत सीधा सा एग्जांपल होता है, उससे समझ में नहीं आता है। एक होता है पैडी फील्ड, ठीक है, जहाँ पे चावल आपका उगता है, धान की खेती होती है। अब देखिए वहाँ पे आपने पानी डाल दिया, ठीक है, तो पानी भर गया वहाँ पे। सब्सिक्वेंटली वहाँ पे वर्म्स आ जाएंगे, केचुए वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना। फिर उनको खाने के लिए वहाँ पे बर्ड्स एक्सेट्रा आते हैं, ठीक है। देन अगेन बर्ड्स एक्सेट्रा आते हैं व्हेन द क्रॉप ऑफ द पैडी इट मैच्योर्स, तो उसको खाने के लिए। तो दैट इज़ ऑल्सो बेसिकली एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है, आर्टिफिशियली जो क्रिएट किया गया है। अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं इसको, कि देयर इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी फॉर एन इकोसिस्टम टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दस इकोसिस्टम इज़ अ वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, तो इकोलॉजी की बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होती है, दैट्स एन इकोसिस्टम। और वही है जो है ना स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर से वही देख लीजिए आप, जंगल वाला एग्जांपल देख लीजिए कि उतने ही हिरण होंगे पैदा जितने में पूरी ग्रास ना खा जाएं, वो पूरा पेड़ पौधे ना खा जाएं, और उसके ऊपर ही टाइगर्स होंगे, उतने ही टाइगर्स होंगे कि कुछ हिरण भी सस्टेन कर जाएं, उतने ही टाइगर्स भी सस्टेन कर जाएं और ग्रास भी सस्टेन कर जाए, ठीक है ना। तो वही है कि ये बिल्कुल नेचर का डेलिकेट बैलेंस रहता है इस तरह से, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है इकोटोन, ECOTONE। इकोटोन क्या होता है बेसिकली समझ लीजिए।
कि एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम पे जब हम ट्रांजिशन करते हैं ना, तो इकोटोन कहलाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। एक मान लीजिए है आपका लेटस से लैंड का इकोसिस्टम है, एक है सी, वो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम हो गया। एक लैंड का इकोसिस्टम हो गया आपका। अब मैंग्रोव प्लांट्स आपको पता होंगे, मैंग्रोव प्लांट्स क्या होते हैं कि बेसिकली दे ग्रो इन द ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? अब ब्रैकिश वाटर होता है कि जिसमें है ना कि 0 to 25 पार्ट्स पर 1000 सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है, वो ब्रैकिश वाटर होता है। उसके ऊपर जो होती है तो वो सी वाटर होता है। 25 पार्ट्स पर 1000 पीपीटी के ऊपर जिस पानी की कंसंट्रेशन होती है उसको बोलते हैं सी वाटर, ठीक है ना, वो प्रॉपर सलाइन वाटर होता है। तो बीच में हुआ ये, जैसे लैंड है फिर सी है, तो बीच में कुछ एरिया ऐसा आएगा ना कि जहाँ पे सॉल्ट की वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगी, 0 to 25 पार्ट्स पर 1000 होती है ब्रैकिश वाटर। तो वहाँ फ्रेंड्स मैंग्रोव प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ पे? मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया होता है पूरा, वो इकोटोन है। देखिए ट्रांजिशन हो रहा है लैंड से लेके सी के बीच में, ठीक है ना। इकोसिस्टम 1 वो लैंड हो गया, इकोसिस्टम 2 वो सी हो गया, बीच में इकोटोन क्या हो गया आपका? मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंग्रोव्स, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये होता है इकोटोन। वैसा ही होता है एस्चुरी, आपको पता होगा, जहाँ नदी एक वेयर अ रिवर मीट्स अ सी, वो भी बहुत प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है, ठीक है ना। तो जो इकोटोन्स होते हैं ना, ट्रांजिशनिंग इकोसिस्टम, ये इकोटोन भी एक तरह का इकोसिस्टम है, ठीक है। इकोसिस्टम 3 बोल सकते हैं इसको, बट ये इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2 दोनों से बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है ना। ये शायद क्वेश्चन भी पूछा था प्री में यूपीएससी ने कि ये एन इकोटोन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ द इकोसिस्टम इन बिटवीन विच इट लाइज, ठीक है ना। ये वीडियो लंबा हो रहा है मेरे ख्याल से, वाइंड अप करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, वही है लिखा जो मैंने समझा दिया। ये इकोटोन इज अ रीजन एट द इंटरफेस ऑफ 2 डाइवर्स इकोसिस्टम। इकोटोन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन 2 इकोसिस्टम्स बट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, ठीक है। कंप्लीटली डिफरेंट येट हाईली डिपेंडेंट, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली डिपेंडेंट। समुद्र हट जाएगा तो भी नहीं चलेगा, लैंड हट जाएगा तो भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। एस्चुरी में नदी वहाँ नहीं गिरेगी तो एस्चुरी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है नीश का, इकोलॉजिकल नीश। और ये है ना माय फ्रेंड्स, ये किसी को नहीं पता होता, 99% लोगों को नहीं पता होता है। और अगर आपने ये वीडियो अभी देख रहे हो ना, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको क्रिस्टल क्लियर करके भेजूंगा यहाँ से। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक हैबिटेट की तो पता होगी, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ए स्पीसीज, कोई स्पीसीज कहाँ रहता है उसका हैबिटेट है, ठीक है। मान लीजिए कोई स्क्वायरल है, वो गिलहरी पेड़ पे रहती है तो पेड़ हैबिटेट है उसका। लॉयन है सवाना में रहता है, या कि टाइगर है वो जंगल में रहता है, वो उसका हैबिटेट है, ठीक है। अब नीश क्या होता है? इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं बेसिकली, इसकी स्पेलिंग होती है NICHE। तो यूनिक एंड फंडामेंटल रोल प्लेड बाय एनी स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। नो 2 स्पीसीज कैन हैव द सेम लेवल ऑफ नीश और आइडेंटिकल नीश, एंड दिस इज हाउ एन इकोसिस्टम सस्टेन। तो कैसे होता है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है कि देखिए लेटस से 2 कार्निवोरस स्पीसीज हैं, जैसे हाल ही में चीता को छोड़ा गया है। अब जो चीता जिस टेरिटरी में जा रहा है वहाँ पे टाइगर्स भी होते हैं, ठीक है ना। इन एंड अराउंड शिवपुरी जो MP में है, इसके सफारी जहाँ पे कूनो पालनपुर, जहाँ पे चीतास को रिलीज़ किया गया है, वहाँ से शिवपुरी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। टाइगर्स कैन मूव टू कूनो पालनपुर एंड चीतास फ्रॉम कूनो पालनपुर कैन मूव टू शिवपुरी, ठीक है। अब हैबिटेट तो देखिए दोनों का सेम हो गया, चीता का भी टाइगर का भी। बट नीश की जहाँ पे बात आती है, देखिए नीश कैसे डिफरेंट है। चीता क्या है? चीता विल हंट स्मॉल एनिमल्स, ठीक है ना। वो खरगोश का शिकार कर लेगा, मान लीजिए छोटा सा कोई हिरण का बेबी वगैरह उसका शिकार कर लेगा। बट व्हेन इट कम्स टू टाइगर, सी टाइगर इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ हंटिंग स्मॉल एलिफेंट्स। लार्जेस्ट कैट इन द वर्ल्ड, लॉयन से बड़ा होता है टाइगर, है ना। जिनको नहीं मालूम है वो लोग जान लें। और तो देखिए इकोलॉजिकल रोल दोनों का अलग अलग हो गया है, ठीक है ना। चीता है उसका अलग इकोलॉजिकल रोल है, वहाँ पे बड़े हिरण वो नहीं मार सकता है। बाइसन, जंगली भैंसा वगैरह, गौर बाइसन, चीता कैन नॉट हंट देम। टाइगर कैन हंट गौर बाइसन ऑल्सो, एंड जंगली भैंसा और हिरण का तो शिकार करता ही करता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अपने स्टूडेंट वाली लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मान लीजिए आप और आपका रूममेट रह रहे हैं,
आप चाय पीते हो, आपका रूममेट चाय नहीं पीता, हैबिटेट सेम है दोनों का, बट इकोलॉजिकल फंक्शन अलग हो गया। आप चाय पी रहे हो, आपका रूममेट चाय नहीं पी रहा। ऑन अ लाइटर सेंस आपके रूममेट की गर्लफ्रेंड है, ही और शी, गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, ही और शी स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद हिज और हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, आपका नहीं है, तो आपका वहाँ पे डिस्पाइट हैविंग सेम हैबिटेट, इकोलॉजिकल रोल और नीश वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से लास्ट वाले एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। लिखा है नीश इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर विच इज़ यूनिक एंड विच इज़ द स्पीसीज नीड्स टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। एक स्पीसीज़ है वैसे तो एक ही नीश होता है, दो स्पीसीज़ का अलग होता है, हैबिटेट भले दोनों का सेम हो। ये ऐसा ही लिख रखा था कुछ, इसको जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स ये एंड की तरफ आ रहा है वीडियो। यहाँ पे क्या है ना कि कुछ इन्वायरमेंटल एसोसिएटेड लेजिस्लेशंस मैंने मेंशन किए हुए हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है। अभी बस एक बार ऐसे ही देख लेते हैं इनको कि, क्योंकि क्या है ना कि ये स्टेटमेंट में यूपीएससी में भी आ सकता है, यूपीएससी इज़ अलाइंड नाउअडेज टू आस्क फैक्ट्स, मोर एंड मोर फैक्ट्स, और यूपीपीसीएस में तो ये एज इट इज़ फेवरेट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में दे देता है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए कौन सा लेजिस्लेशन कब आया है। यूपीपीसीएस, बिहार पीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, हरियाणा पीएससी, हिमाचल प्रदेश, जहाँ के भी आप हों, नो मैटर कौन सा आप स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, ये लेजिस्लेशंस कब आए ना पता होना चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट 2002, बिल्कुल आपके टिप्स में होना चाहिए फ्रेंड्स। कोई चारा नहीं है, 10 बार लिख के याद करिए इसको। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन होता है कि सर हमें याद नहीं होता। देखिए याद बात सब होता है, ये बना रखा होता है स्टूडेंट्स ने कि हमें याद नहीं होता। मान लीजिए 5-6 लेजिस्लेशंस है, तो अब 4 बार पढ़ो इसको, 6 बार लिखो, कैसा नहीं याद होगा, बिल्कुल याद होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट एरिया एक्ट 2006, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एयर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ चेंज वेंज करना है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये सारे एक्ट डिस्कस करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें ही सारे एक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रिपीट हो गया, लास्ट वाला पेज ही है। वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ठीक है, 1974। तो ये कुछ एक्ट थे। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसको एंड करते हैं। अब ये फॉरेस्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये जानना जरूरी है। ट्री क्या होता है, कैनोपी क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज का बेसिक्स, मैंने कुछ ट्राई किया क्लियर करने का। अब ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँगा वीडियोज़ की, ठीक है ना, रेगुलर वीडियोज़ आएंगे अब इस चैनल पर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेहनत करते रहिए, कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, बेस्ट ऑफ लक टू यू।